नमस्कार मित्रों, आज मैं आपके सामने फिर नया चर्चा का विषय इस्लामोफोबिया लेकर आया हूं। काफ़ी महत्वपूर्ण होते जा रहा है इस्लामोफोबिया। वर्तमान परिदृश्य में देखें हम, जैसे कश्मीर फाइल्स वगैरह फिल्म आई हुई हैं और हाल ही में यूएन ने इस्लामोफोबिया के ऊपर प्रस्ताव पास किया है और प्रस्ताव पास करके इस्लामोफोबिया को अंतर्राष्ट्रीय डे के रूप में मनाने के लिए प्रत्येक वर्ष 15 मार्च का दिवस निर्धारित किया है। आज हम उसी पर चर्चा करेंगे कि ऐसा क्या है इस्लामोफोबिया, ये इस्लामोफोबिया है क्या। हमारे चर्चा के जो बिंदु होंगे उसकी बात करते हैं तो चर्चा में क्यों है, क्या कारण है, और सबसे महत्वपूर्ण जिसके लिए हम इसे पढ़ रहे हैं वो क्या है कि इसका इस्लामोफोबिया का अर्थ क्या है, क्योंकि इसमें बहुत सारी भ्रांतियां हैं और लोग इसे अलग अलग मतलब से निकाल रहे हैं, तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है। और इंटरव्यू के परिदृश्य से देखा जाए तो डेफिनेटली अगर आप एक प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं, हम एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं, तो इसका भी मतलब हमें कहीं ना कहीं काम आएगा इसे इस्लामोफोबिया को एग्जाम्पल में लिखने के लिए या एग्जाम्पल में समझाने के लिए, या हम जब ऐसे लिखते हैं एमपीपीएससी का या यूपीएससी का तो वहाँ पर भी ये वर्ड आएगा, हम इसको कर सकते हैं। इवन 20 वर्ड्स 50 वर्ड्स सब जगह ये वर्ड्स आ सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं यूएन ने मान्यता देकर इसे महत्वपूर्ण बना दिया है। इसकी चर्चा पहले भी होती रही है, लेकिन यूएन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित करने के बाद इसकी चर्चा अभी करना कहीं ना कहीं अनिवार्य हो गया है। आज के वीडियो में चर्चा का कारण, इस्लामोफोबिया का अर्थ, इस्लामोफोबिया और संयुक्त राष्ट्र में भारत का पक्ष, भारत ने इसके बारे में क्या कहा, हम इसके बारे में जानेंगे। इसके बाद हम ये भी देखेंगे भारत ने किस प्रकार की चेतावनी दी हुई है, क्या चेतावनी में यूएन देशों को कहा है, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था में किस तरीके के प्रस्ताव आने चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इसके भारत ने 2 टूक शब्दों में कहा है। इसके अलावा फिर हम लास्ट में देखेंगे आईआर के दृष्टिकोण से, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के दृष्टिकोण से भारत और फ्रांस, क्योंकि इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं फ्रांस की जो नीति है, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, उसको लेके हुई है। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो को। सबसे पहला हमारा जो कारण है वो है चर्चा का कारण, सबसे पहला टॉपिक। और हम देखें, मैंने साफ साफ मेंशन किया है कि संयुक्त राष्ट्र ने इस्लामोफोबिया को स्वीकार करते हुए इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि संयुक्त राष्ट्र ने इसे स्वीकार कर लिया है, अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने का प्रस्ताव मान लिया है। और हर वर्ष 15 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय इस्लामोफोबिया से लड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया है। मतलब हम हर बार अब 15 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाएंगे इस्लामोफोबिया, मतलब हर वर्ष यह चर्चा का विषय बनेगा। आगे देखते हैं, इसमें भारत और फ्रांस ने मुस्लिम देशों और चीन की तरफ से पेश इस प्रस्ताव का विरोध किया। हालांकि इसमें पाकिस्तान भी शामिल था, चीन और पाकिस्तान का महत्वपूर्ण रोल था इस प्रस्ताव को प्रस्तावित करने में और इसे पास करवाने में, जिसका विरोध भारत और फ्रांस ने किया। ये 2 देश ऐसे हैं जिन्होंने इसका विरोध किया है। इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरीके से, इसलिए मैंने बात भी की है कि इस वीडियो के अंतिम में हम देखेंगे भारत और फ्रांस का पक्ष या अंतर्राष्ट्रीय संबंध में किस तरीके की बात करते हैं। भारत ने कहा है कि नफरत की भावना सिर्फ इस्लाम के प्रति नहीं, अन्य धर्मों के भी प्रति है। जैसा कि हमारी भारतीय नीति जो है धर्मनिरपेक्ष की नीति है और उसको हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी फॉलो करते हैं। और यही आपने देखा भी होगा, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे कोई भी मुस्लिम देश हो, उसके साथ हमेशा भारत के संबंध अच्छे रहे हैं। लेकिन फिर भी यहां पर हमने इसका विरोध किया है। उसका कारण है क्योंकि हम धर्मनिरपेक्ष हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको स्थापित करना चाहते हैं कि धर्म और राजनीति दोनों अलग अलग हों, दोनों का समावेश एक साथ ना हो। क्योंकि आपने पूर्व काल, मध्यकाल में देखा होगा, चाहे यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ें, चाहे हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ें, चाहे किसी भी देश का इतिहास पढ़ें, वहां धर्म और राजनीति का जहां विलय हुआ है वहां पर संकट हुए हैं और कैसे कैसे सम्राट सामने आए हैं जो वेलफेयर स्टेट की भावनाओं को खत्म कर देते हैं। इसलिए धर्म और राजनीति को अलग अलग रखना कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण हो जाता है। और हमारे भारत देश की बात करें तो भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्तमान परिदृश्य में देखें, जिस तरीके से लोकतांत्रिक देशों की संख्या बढ़ रही है, वहां पर भी हम देखें और धर्मनिरपेक्षता नहीं होगी तो कहीं ना कहीं उन देशों के लोकतंत्र का फेलियर देखा है हमने पहले। हम बात करते हैं इस प्रस्ताव में कौन कौन शामिल हुआ, तो हम देखते हैं कि मुस्लिम देशों का जो संगठन है, मुस्लिम देशों का संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC, 57 देशों ने इसे बनाया हुआ है। कब बनाया हुआ है तो हम देखें 1969 में, 25 सितंबर 1969 को इसको गठन हुआ।
चर्चा में अभी आया, हम इसको पहले नहीं पढ़ते थे लेकिन अब पढ़ना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि चर्चा का विषय हो गया है। इसका हेडक्वार्टर कहां है? कुछ एग्जाम्स के लिए हमको वो भी देखना पड़ेगा, जिद्दा सऊदी अरेबिया। इसके बाद करते हैं कि इसमें जब प्रस्ताव को पास किया तो किसने क्या कहा। यह प्रस्ताव जब पास हुआ है तो 57 मुस्लिम देशों, जिसमें पाकिस्तान और चीन की सह पर सपोर्ट किया। हमारे यूएन में अभी वर्तमान में सदस्य कितने हैं? तो 193 सदस्य हैं। इसकी जो जनरल असेंबली है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में लाए गए इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। अब हम बात करते हैं इसमें इस्लामोफोबिया का अर्थ, जो कि किसी भी चीज को याद रखने के पहले उसका कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। तो हम इसके अर्थ की बात करते हैं। इस्लामोफोबिया, अगर हम ध्यान दें तो इसे इस्लामोफोबिया दो शब्दों से मिलकर है, जिसे हम ब्रेक कर देखते हैं। दो शब्दों में क्या? इस्लामोफोबिया दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द जो है वो क्या है? इस्लाम। पहला शब्द जो है वो क्या है? इस्लाम। दूसरा शब्द जो है वो क्या है? फोबिया। अब इंपॉर्टेंट है, इस्लाम क्या है? इस्लाम किसे कहते हैं? आप सब जानते हैं किसे कहते हैं, लेकिन फिर मैं बता दूं कि मुस्लिम धर्म को मानने वालों को इस्लाम या मुसलमान कहा जाता है। अब यहां देखें, इसको दूसरा शब्द जो फोबिया है इसके साथ जोड़ते हैं। अब फोबिया का मतलब क्या होता है? आपने देखा है फोबिया, ये अलग अलग कारणों से होता है, जरूरी नहीं कि कोई खतरनाक चीज ही हो, लेकिन फोबिया मतलब डर। किस प्रकार का डर है? अनचाहा डर। किस प्रकार का डर है? यह एक अनचाहा डर है, जिससे ऐसा डर या घृणा पैदा होती है कि हमें वो बर्दाश्त नहीं होता। किसी के समझाने के बाद भी कई बार समझ में नहीं आता। जैसे आपने देखा किसी को वाटर फोबिया होता है, पानी से डर लगता है। किसी को आग के पास जाने से डर लगता है। कोई छत में खड़ा होता तो उसे लगता है वो छत से गिर रहा है। तो यह फोबिया किसी भी प्रकार का हो सकता है। जरूरी नहीं कि उस चीज से डर हो, लेकिन उस व्यक्ति को लगेगा जिसे फोबिया होगा। फोबिया को आपको समझना पड़ेगा। अब इसको देख लिया जाए तो जोड़ते हैं। इस्लामोफोबिया मतलब इस्लाम को मानने वाले या इस्लाम धर्म को मानने वालों से डरना या उनसे घृणा करना। अब देखें, इसके अर्थ में मैंने मेंशन किया है कि एक प्रकार का ऐसा डर या घृणा होती है। दोनों चीजों को ध्यान देना, डर या घृणा, जिसके लिए कोई पर्याप्त कारण बताया नहीं जा सकता। जिसके लिए कोई पर्याप्त कारण नहीं बताया जा सकता है, इसे ही हम फोबिया कहते हैं। या इसे मैंने जो आपको शब्दों में बताया, अनचाहा डर। अनचाहा डर, हम डरना नहीं चाहते फिर भी डर लगता है, अनचाहा डर। ठीक है, अनचाहा डर जो किसी भी वस्तु को लेकर हो सकता है, फिर चाहे वह वस्तु डरावनी हो या ना हो। हम आगे बात करते हैं इसमें। इस प्रकार जब इस्लाम और फोबिया शब्द को जोड़ दिया जाता है तो इस्लामोफोबिया शब्द बनता है। इसका अर्थ होता है इस्लाम से या इस्लाम को मानने वालों से डरना। इस्लाम से या इस्लाम को मानने वालों से डरना, उनसे बिना किसी कारण, जो मैंने पहले बोला था उसी के लिए, बिना किसी कारण के घृणा करना। इस्लामोफोबिया शब्द पश्चिमी देशों में प्रचलित है। हालांकि अभी चर्चा का विषय हुआ है, पहले भी देखेंगे अभी हमने किसने क्या डेफिनेशन दी थी इस्लामोफोबिया की। इसकी चर्चा पिछले 2 दशकों से चलती आ रही है। हालांकि ऑर्गेनाइजेशन देखें हम तो ऑर्गेनाइजेशन 1969 में बना हुआ है, लेकिन चर्चा में 2 दशकों से आया और अब जब प्रस्ताव पास हुआ तो वापस चर्चा में आ गया है। इसलिए हम बात करते हैं आगे। इस्लामोफोबिया एक विचार है। कैसा विचार है? राजनीतिक विचार है, जो राजनीतिक विचारधारा को लेके, या यूं बोले जो इस्लाम को मानने वाले देश हैं, जहां इस्लाम की संख्या ज्यादा है, या जिन राष्ट्रों ने इस्लाम को अपना राष्ट्र धर्म घोषित कर रखा है, या जिनका सिद्धांत इस्लाम के आधार पर, जिनकी राजनीतिक व्यवस्था इस्लाम के आधार पर चलती है, भले वह धर्म अपने आप को धर्मनिरपेक्ष घोषित करके रखते हैं। बहुत सारे देश हैं जिन्होंने धर्मनिरपेक्ष घोषित कर रखे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस्लाम को बढ़ावा देने की बात करते हैं, क्योंकि वहां उनकी जनसंख्या स्वाभाविक है। हम हिंदुस्तान में हिंदुओं की बात करते हैं। इसी प्रकार बाकी देश भी हैं, लेकिन चूंकि ये चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि यूएन में इसका प्रस्ताव पास हुआ है। ठीक, अब फाइनली एक अर्थ की बात करते हैं। हिंसा, भय, घृणा और भेदभाव को ही इस्लामोफोबिया कहा गया, जिसे आप 3 मार्कर्स में लिख सकते हैं। आप अपने इंटरव्यू में बोल सकते हैं कि इंटरव्यू में अगर पूछा जाता कि इस्लामोफोबिया क्या है, तो इस्लाम को मानने वालों से एक इस प्रकार का डर
जो किसी भी कारण से हो सकता है, कोई डर हो या घृणा हो, सामान्यतः यह भेदभाव को ही पैदा करता है। आगे हम देखते हैं क्या कारण है। चर्चा में आया है तो इसकी चर्चा करना आवश्यक है कि क्या कारण है। जिस प्रकार हमने देखा था हिंदू धर्म कई भागों में विभाजित है, हम पंथों में विभाजित है, पंथों की बात करते हैं, अलग अलग देश अलग अलग धर्म को मानने के साथ साथ हमने अपने धर्म में ही, हिंदू धर्म में ही अलग अलग तरीके से, कोई शैव उपासक है, कोई विष्णु उपासक है, कोई बजरंग उपासक है, अलग अलग धर्मों को मानता है, कोई देवी का उपासक है, कोई प्रकृति का उपासक है। इसी प्रकार हम देखें तो मुस्लिम धर्म में भी या इस्लाम में भी लगभग 12 फिरके हो गए, लगभग 52 फिरके बन गए हैं जो आपस में ही खून के प्यासे हो गए। मतलब इस्लामी कंट्री में भी देखें तो सत्ता की लड़ाई, राजनीतिक गलियारों की लड़ाई देश की व्यवस्था को बदल रही है, राज व्यवस्था को बदल रही है। रोज कहीं ना कहीं हम देखते हैं लड़ाइयां चल रही हैं लगातार। मैं अभी किसी देश विशेष का नाम नहीं लेना चाहूंगा कि कहां की बात कर रहा हूं या कहां की नहीं, आप लोग समझदार हैं। कौन कौन से इस्लामिक देश है, इस्लामिक कंट्रीज है, वहां सत्ता परिवर्तन किसका होता है, किसके अगेंस्ट लड़ते हैं वो? इस्लाम के अगेंस्ट ही लड़ रहे होते हैं, अपने धर्म के अगेंस्ट ही लड़ रहे होते हैं। तो बस हम इसी बात को करेंगे कि क्या कारण है कि इस्लाम के 52 फिरके बन गए हैं जो आपस में ही एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। ध्यान से समझना, क्योंकि मैं जिस बात को बताने जा रहा हूं वो इस्लामोफोबिया का सबसे बड़ा रिजल्ट है। क्योंकि इलाज, अगर हम कहीं पर कोई बीमारी है हमारे शरीर में, तो इलाज हमारी बॉडी का ही करना पड़ेगा, किसी दूसरे का नहीं। हमें अपने लोगों की चीज सोच को समझना पड़ेगा, किसी दूसरे की नहीं। एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए हैं। इस्लाम में कट्टरता ही सबसे बड़ी समस्या है। जो इस्लामोफोबिया की चर्चा कर रहा हूं तो उसका कारण क्या है कि कुछ तो लोग करते हैं लेकिन कुछ लोग नहीं करते हैं, लेकिन उसकी भरपाई पूरे सामूहिक रूप से पूरे धर्म को मानने वालों को करना पड़ता है। आपने पहले भी सुना होगा जब हमारे कुछ फिल्म इंडस्ट्री के नायक हैं जो इस्लाम को फॉलो करते हैं, जब वो अमेरिका वगैरह जाया करते थे या यूरोपियन कंट्रीज में जाया करते थे तो उनके साथ किस प्रकार का सलूक हुआ करता था। मैं किसी का फेवर नहीं करता हूं, ना ही कोई मेरे फेवरेट स्टार हैं, बट बात यहां भारत की हो रही है, यहां भारत की हो रही धर्मनिरपेक्षता की बात हो रही है। मैं उसकी बात करता हूं कि उनको आपने देखा होगा कपड़े उतार के, हमारे यहां तो बहुत चिल्लाते हैं वो लोग, लेकिन जब विदेश में शूटिंग के लिए जाते थे तब क्या होता था। चलिए हम अपने मुद्दे पे आते हैं। चूंकि मैंने बात यूरोप से उठाई है तो सबसे पहले हम यही बात करते हैं कि सबसे बड़ा जो कारण है वो कट्टरता है। कट्टरता ही समझता है। जिस दिन कट्टरता खत्म हो गई, फ्लेक्सिबिलिटी आ गई। आपने देखा अहिंसक के मुद्दे पे क्या बात होती थी, अहिंसक के लेके क्या क्या लोग बोलते थे। आप समझ सकते हैं क्या बात है। अभी हम मुद्दे से नहीं हटते, उसी बात करते हैं। जिस दिन कट्टरता खत्म हो गई उसी दिन ये शब्द इस्लामोफोबिया स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, जिसके लिए प्रयास करना चाहिए, जिसके लिए प्रयास करना चाहिए। देखिए यूरोप में 1997 में एक ट्रस्ट है, ब्रितानी रूनिमेड ट्रस्ट, जिसने इस्लामोफोबिया के बारे में बताते हुए पहले ही बता दिया था, मुसलमानों को देश के आर्थिक, सामाजिक और सार्वजनिक जीवन से बाहर करके मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों के, इसको ठीक कर लेना, मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव के व्यवहार को दर्शाती। किस बात को दर्शाती है? मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव को दर्शाती है। जिसकी मैं बात कर रहा था अभी कि हमारे जब स्टार्स बाहर जाते थे शूटिंग करने के लिए, उनके साथ क्या होता था, किस प्रकार का होता था। यह अवधारणा यह भी मानती है कि इस्लाम अन्य संस्कृतियों के साथ कोई भी मूल्य साझा नहीं करती। मैं यूरोप की बात कर रहा हूं, ना कि भारत की, क्योंकि भारत में तो हमने देखा है सर्वधर्म समभाव की बात की जाती है, सभी धर्मों को हमने बराबर महत्व दिया है। और आप इसको देख भी रहे हैं कि किस प्रकार से चीजें चल रही हैं। आज हमारे यहाँ जितने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं उसमें आप देखें हमने अल्पसंख्यकों को कितने अधिकार दिए हैं। उन अधिकारों को आप देखें, उनको समझें, उनके लिए कितनी हमने सुरक्षा मुहैया कराई हुई है। हर जगह अल्पसंख्यक तो नाम रह गया है, वास्तविक में तो बहुसंख्यक की स्थिति है। अल्पसंख्यक तो वो होते हैं जो समाज की मुख्य धारा पर नहीं जुड़ पा रहे हैं या जिनकी संख्या बहुत कम हो। हमें इस पर विचार करना पड़ेगा हमारे संविधान में कि अल्पसंख्यक की परिभाषा क्या रखी जाए, उसे डिफाइन की जाए। क्योंकि जब पढ़ाते हैं तब कई बार फील होता कि अल्पसंख्यक क्या है, कौन है, क्या धर्म के आधार पर हम अल्पसंख्यकों को डिफाइन करें? अल्पसंख्यक तो वो भी हो सकते हैं जो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उनकी संख्या का निर्धारण कैसे करेंगे? तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियरिटी बहुत जरूरी है। बात करते हैं हम कि संस्कृतियों के साथ कोई भी मूल्य साझा नहीं करते, मतलब कहीं मेल मिलाप की बात नहीं करते हैं। यह पश्चिम की संस्कृति से निम्न कोटि की, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये ब्रितानी रूनिमेड ट्रस्ट कह रहा है, जिसने 97 में ही डिक्लेयर कर दिया था। और एक धर्म के बजाय हिंसक राजनीतिक विचारधारा की बात करती है, क्योंकि हर चीज को ये लोग हिंसा से ही जानना चाहते हैं। ये कुछ लोग होंगे, अगर बात करूं इस्लाम को मानने वालों से मुश्किल से 5 से 10% लोग होंगे जो कहीं जिहाद के नाम पे कहीं कुछ, उसका ही परिणाम है
कि ये विचारधारा आज चर्चा पे आ गई है। क्लियर में ही 97 में डिक्लेयर कर दिया था कि कैसी विचारधारा होगी, हिंसक राजनीतिक विचारा। हम आज के डेट में क्रांति तो चाहते हैं, लेकिन क्रांति में खून खराबा, लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते। हमारे मार्ग प्रशस्त हम शांति से करना चाहते हैं, बातों से करना चाहते हैं, मुद्दों को सुलझाना चाहते हैं। आपने देखा भी होगा कि हमने हमेशा, कई बार ऐसा मौका आया है कि हम बहुत नाराज होते हैं हमारे पड़ोसी मुल्क पर, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं उनसे बात करके प्रॉब्लम को सुलझा सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री को भी देखा होगा, जब उन्होंने पद की शपथ ली तो कहीं ना कहीं उनके अंडर जो पाकिस्तान था, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा, तो बहुत हिम्मत करके या वे बोलो निडरता से पाकिस्तान की विजिट करके आ गए। ये एक अनोखा संदेश था कि हम आपके खिलाफ नहीं, हम आपके साथ हैं, हम पड़ोसी मुल्क हैं तो मिलकर विकास करेंगे। लेकिन आपको जो षड्यंत्रकारी गतिविधियां करते हैं जिससे ना आपका भला होगा ना हमारा भला होगा, और एशिया में हम जो महाशक्ति बन सकते हैं मिलकर, वो कोई और नहीं बनेगा। आज भी हम इसी चीज में उलझे रहते हैं। हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, हमारे आसपास पड़ोसी मुल्कों की बात कर रहे हैं, जो इसी में उलझा हुआ स्थिति आप देख रहे हैं। और कुछ शक्तियां उनका पालन पोषण ना करें तो उनकी स्थिति क्या हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र में भारत का पक्ष। ये जानना जरूरी है कि भारत ने क्यों विरोध किया और विरोध करते समय क्या कहा इस प्रस्ताव का। हालांकि प्रस्ताव पास हो गया है, कोई बड़ी बात नहीं है। पास होने के बाद भारत क्या चाहता था, संयुक्त राष्ट्र से क्या उम्मीद करता था, हम उसकी बात करते हैं कि डर, भय या पूर्वाग्रह की भावना किसी एक धर्म के प्रति नहीं है। पूर्वाग्रह आप समझते हैं, जिसमें हम पहले से ही मानकर बैठ चुके होते हैं कि ऐसा ही है। जैसे सपोज कोई ऐसा हाथ उठाता आपके बाजू, तो आपको लगता है कि वो आपको मारने के लिए हाथ उठा रहा है। हो सकता है आपके पीछे कुछ हो, या आपको बचाने के लिए हाथ उठा रहा हो, या आप पर कुछ चोट होने वाली हो, उसे रोकने के लिए हाथ उठा रहा हो, लेकिन आपको क्या लगता है कि वह आपको मारने के लिए हाथ उठा रहा है। यह कब लगेगा? जब व्यक्ति आपके साथ अननोन हो, या उसकी आपके साथ बहस हो चुकी हो, या आपका उसके साथ किसी प्रकार का विवाद या विरोध हो। लेकिन वहीं आपका चाहने वाला ऐसा होगा तो आप समझ जाएंगे कि उसने बचाने के लिए किया है। इसी को पूर्वाग्रह कहते हैं। पहले से मान के चलना, अगर इस व्यक्ति ने हाथ उठाया है तो मारने के लिए उठाया है, इस व्यक्ति ने हाथ उठाया है तो बचाने के लिए हाथ उठाया है। समझ में आया? पूर्वाग्रह, हम इसी की बात कर रहे थे। डर, भय या पूर्वाग्रह की भावना किसी एक धर्म के प्रति नहीं, बल्कि अलग अलग धर्मों के प्रति है। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किसी एक धर्म के लिए फोबिया को स्वीकार करना और अन्य धर्मों को नजरअंदाज कर देने की करना गलत है। क्यों? सभी धर्मों को समान और समान तरजीह दी जानी चाहिए, सभी को समान रूप से महत्व दिया। क्यों? क्योंकि यूएनओ का उद्देश्य क्या है? यूएनओ का उद्देश्य क्या है? वैश्विक शांति, विश्व की सुरक्षा, थर्ड वर्ल्ड वॉर जैसी स्थिति ना बने, यूएनओ का यह उद्देश्य है। तो उस मुद्दे को छोड़ के हम किस मुद्दे की बात कर रहे हैं, यह समझने की आवश्यकता है। यूएन का जो उद्देश्य है उसे पूरा करने की आवश्यकता है, सबको मिलकर रहने की आवश्यकता है। जो अभी तृतीय वर्ल्ड वॉर की स्थिति बनने जा रही है, रसिया या यूक्रेन के संबंधों की बात करें या युद्ध की बात करें, उसको समझ के रोकने की बात चर्चा करनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। वहां ना जाके हम किस चीज की बात कर रहे हैं, यूएन में जनरल असेंबली की। क्या इतनी छोटी संस्था है ये? क्या इतने छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे? हमको ये सोचने की बात है। यही बात भारत ने अपना पक्ष यूएन में रखा है। आगे क्या कहा, जो हमारे भारत को प्रतिनिधित्व कर रहे थे यूएन में, टीएस त्रिमूर्ति ने, हम उसकी बात करें, उन्होंने सुझाव दिया कि इस्लामोफोबिया की जगह रिलीजियोफोबिया डे मनाना चाहिए। इंटरव्यू वाले भी ध्यान देना कि इस्लामोफोबिया की जगह रिलीजियोफोबिया डे बनाना चाहिए। क्योंकि आपसे क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि आप इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताएं, तब आपको यही यूज करना पड़ेगा कि हम एक धर्म की बात नहीं करेंगे, हम सभी धर्मों की बात करेंगे। तो रिलीजियोफोबिया डे मनाना चाहिए, ना कि इस्लामोफोबिया डे। अब आप बात करते हैं, फोबिया किसी एक धर्म को लेकर सीमित नहीं है, क्योंकि फोबिया की बात की गई है तो हम पूरे बात करेंगे कि फोबिया किसी एक धर्म को लेकर सीमित नहीं है। फोबिया को अगर हम देखें तो किस धर्म की बात करता है, सिर्फ अब्राहिमिक आस्था के धर्मों के प्रति नहीं नफरत करता है, बल्कि अन्य धर्मी है, गैर अब्राहिमिक धर्म भी है। अब यहां शब्द चूंकि अब्राहिमिक आस्था वाले विषय धर्म आ गए हैं कि अब्राहिमिक आस्था वाले कौन से हैं, तो गैर अब्राहिमिक आस्था वाले कौन से होंगे, हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। अब्राहिमिक आस्था में कौन कौन से धर्म आते हैं? इस्लाम, ईसाई, यहूदी जैसे धर्म आते हैं, जो कि एक खुदा को मानते हैं, मूर्ति पूजा के खिलाफ हैं, मूर्ति पूजा के
खिलाफ हैं। आपको याद होगा जब हिंदू पुनर्जागरण की बात करते हैं या भारतीय पुनर्जागरण की बात करते हैं हम, तो किसकी बात करते हैं? मूर्ति पूजा का विरोध किसने किया था? राजा राम मोहन राय। हालांकि यहां उसका मतलब नहीं है, लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है तो मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि इंटरव्यू वालों से पूछा जा सकता है कि राजा राम मोहन राय ने भी तो मूर्ति पूजा का विरोध किया था, उसके संबंध में आप क्या कहेंगे? उसके लिए हम अलग से बात करेंगे इंटरव्यू क्लास में। फिलहाल चूंकि टॉपिक यहां से अलग हो जाएगा, मैं इस टॉपिक को कंप्लीट करता हूं कि अब्राहमिक आस्था को मानने वाले धर्म कौन से हैं। इस्लाम, ईसाई, यहूदी धर्मों की आपकी परिभाषा कैसे निकालेंगे जो एक खुदा को या एक ईश्वर को मानते हैं। अब बात आती है अगर अब्राहम आस्था वाले ये हैं तो गैर अब्राहम आस्था वाले कौन से हैं, तो उनकी बात करें। अब्राहम धर्मों, गैर अब्राहम धर्मों में हिंदू, सिख, बौद्ध समेत मूर्ति पूजा और अनेक ईश्वर में विश्वास रखने वाले जैसा कि हम हैं। हम सबको धार्मिक स्वतंत्रता है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, जिसे जो मानना है वो मान सकता है। वो चाहे तो पत्थर की पूजा करे, चाहे तो प्राकृतिक पूजा करे, चाहे ना करे, उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि मौन भी एक आस्था का विषय है। आगे बात करते हैं हम भारत की चेतावनी यूएन को। क्या चेतावनी दी भारत ने? संयुक्त राष्ट्र को भरी सभा में क्या कहा उसकी बात करते हैं। यूएन को भारत ने साफ साफ शब्दों में कहा कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है। क्योंकि हम भी यूएन के मेंबर हैं तो हमें यह बताना जरूरी है कि यूएन का उद्देश्य क्या है, उसी की चर्चा हमने की कि यूएन को धार्मिक मामलों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि अगर धार्मिक मामलों में राजनीति हस्तक्षेप करेगी तो हमारा यूएन का उद्देश्य भ्रमित हो जाएगा। यह समझाने का प्रयास किया है। क्यों? इसका कारण क्या है? हमने ये सलाह क्यों दी? क्योंकि अगर विश्व में धार्मिक गुटबंदी प्रारंभ हो गई तो जितनी भी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं, चाहे हम WTO की बात करें, चाहे यूएन की बात करें, चाहे IMF की बात करें, चाहे हम राजनीतिक संबंधों की बात करें, ये धर्म के आधारित हो जाएंगे। और धर्म के आधार पर हुआ तो विश्व को नए विभाजन से कोई नहीं रोक पाएगा। अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को टूटने से, बिखरने से कोई नहीं रोक पाएगा। हम विश्व बंधुत्व की जो बात करते हैं कि सब शांति से रहें, सब शांति से ग्रो करें, एक दूसरे के साथ सहयोग रहें, उसे कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए भारत की चिंता जायज थी और भारत ने खुले मन से यूएन को समझाने का प्रयास किया और चेतावनी दी। फिर बात करते हैं शांति और सद्भाव का जो उद्देश्य है उसका क्या होगा। फिर एक बात और थी जो भारत के संबंध में बोलना आवश्यक था। क्यों? क्योंकि अंतरराष्ट्रीय लेवल पर प्रोपेगेंडा किया जाता है, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर फैलाया जाता है कि भारत में धर्मनिरपेक्षता की कमी है, सहिष्णुता की कमी है। ये गलत बात है। क्यों? इसी को लेके यूएन में बताया, क्योंकि ये कहीं ना कहीं साजिश है, हमारे पड़ोसी मुल्कों की साजिश है जो इस्लाम को महत्व देते हैं, ना कि धर्मनिरपेक्षता को महत्व देते हैं। अगर मैं बात करूं पड़ोसी मुल्कों की, तो उनके बराबर तो जनसंख्या हमारे यहां भी वर्तमान में है। तो किस बात पे कह सकते हैं वो लोग कि भारत में है? तो इसी बात को लेके हमारे रिप्रेजेंटेटिव ने कहा है कि भारत के खिलाफ नैरेटिव, भारत में असहिष्णुता की बढ़ती भावना की फर्जी वैश्विक धारणा को सेट करने का विरोध किया, क्योंकि इसके बहाने, इस्लामोफोबिया के प्रस्ताव के बहाने कहीं ना कहीं उंगली फ्रांस और भारत के ऊपर उठाई गई थी। अब बात करते हैं, फ्रांस आ गया तो फ्रांस की चर्चा करते हैं कि फ्रांस और भारत के संदर्भ में कैसे क्या हुआ। अंतरराष्ट्रीय इस्लामोफोबिया फ्रांस और भारत के संदर्भ में किस प्रकार है, यह क्यों हुआ है। अगर इसके बेसिक कारणों की चर्चा करें तो यहां देखते हैं हम फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का कहना है कि उन्होंने अपने देश में इस्लामिक कट्टरवाद के खिलाफ जंग छेड़ी है। ये कहना ही नहीं है, वर्तमान में छेड़ी हुई है। पिछले 3 सालों से ये कहीं ना कहीं कट्टरता के खिलाफ जंग है, कट्टरता के खिलाफ, ना कि इस्लाम के खिलाफ। जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान देना, कट्टरता के खिलाफ, जहां सोचने समझने तर्क करने की शक्ति खत्म हो जाती है, छेड़ रखी है। लेकिन मुस्लिम देशों के नेताओं का कहना कि फ्रांस इस्लामोफोबिया को फैला रहा है, फ्रांस फैला रहा है। भारत को तो इसके साथ जबरदस्ती घसीटा गया, फ्रांस के बहाने भारत के ऊपर निशाना साधने का प्रयास किया गया है। बात करते हैं इस्लामिक देशों में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को पेरिस का शैतान कहा जा रहा है। मैंने इसको चर्चा में क्यों उठाया है, अभी आपको आखिरी लाइन में पता चलेगा कि मैंने क्यों उठाया है। क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों की कट्टरता के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति, इंटरव्यू वालों के लिए ध्यान रखना,
जीरो टॉलरेंस नीति क्या है? मेंस देने वाले ध्यान रखेंगे जीरो टॉलरेंस नीति क्या है, क्योंकि हमारे मोदी जी भी कई बार इसकी बात करते हैं भ्रष्टाचार को लेकर। ध्यान रखेंगे ना? ठीक, जीरो टॉलरेंस नीति को कहीं ना कहीं महत्व दिया है। ये किसी भी जगह हो सकती है जीरो टॉलरेंस नीति। अगर हमने भ्रष्टाचार के लिए तो हम भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। फ्रांस ने अगर अलगाव या कट्टरता के अगेंस्ट छेड़ी तो फ्रांस अलगाव और कट्टरता को बर्दाश्त नहीं करेगा। जीरो टॉलरेंस नीति आप किसी भी नीति से जुड़ सकती है। बात करते हैं फाइनली क्यों हमने इसको क्यों चर्चा में लिया, या फ्रांस की बात क्यों कर रहे हैं, या भारत के संदर्भ में किस प्रकार से इस्लामोफोबिया की है। फ्रांस के अगेंस्ट इन्होंने किया है, लेकिन यह भी देखा है कि फ्रांस ने इस्लामिक कट्टरतावाद और अलगाववाद के खिलाफ जिस तरह आक्रामक होकर कार्यवाही की शुरुआत की है इस्लामिक कट्टरपंथियों के खिलाफ, उनके कड़े बयानों की वजह से भारत में कई शहरों में, क्योंकि फ्रांस ने जो किया, क्योंकि हम धर्मनिरपेक्ष हैं तो हमारे यहां पर भी उसका विरोध हुआ। और यह भारत की धर्मनिरपेक्षता ही है कि इतनी आसानी से विरोध करने दिया गया। अदरवाइज आप भी समझ सकते हैं कि क्या चीजें हो सकती हैं, क्या चीज नहीं हो सकती है। बात करता हूं कि जब फ्रांस ने गलत कहा तो हमने उसका विरोध किया, हमारे लोगों ने विरोध किया, और लोकतांत्रिक देश के होने के नाते सबने मिलकर उसको बताया कि यह चीज गलत है, यह चीज सही है, क्योंकि हम हर हालत में शांति की बात करते हैं, हम हर हालत में धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं। जो सिद्धांत हम अपने देश के अंदर अपनाते हैं वही सिद्धांत हम अंतरराष्ट्रीय नीति पर अपनाते हैं। हम सभी को विश्व बंधुत्व में बांधना चाहते हैं। सब अपने अपने क्षेत्र में अपना अपना काम करें, मिलकर सहयोग करें, सबके साथ ह्यूमैनिटी को बढ़ावा दें, सुख शांति को बढ़ावा दें, तब विश्व कुछ नया करेगा। हम बात करते हैं इसके लिए कि भारत ने आधिकारिक रूप से फ्रांस का साथ दिया है, लेकिन अगर भारत में कई शहरों में फ्रांस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होते रहे हैं, भारत ने साथ दिया है लेकिन भारत में विरोध प्रदर्शन रहते रहे, सरकार के अगर अगेंस्ट प्रदर्शन करने का अधिकार कहीं पर है तो वो भारत जैसे देश में है। इस्लाम को मानने वालों ने प्रदर्शन किया है, ना मानने वालों ने प्रदर्शन किया है कि अगर आपने गलत कहा है तो वो गलत है। आगे देखें हुआ क्या भारत में। भारत में भी फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों की तस्वीरों पर, फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं उनकी तस्वीरों पर भारतीय मुसलमानों का गुस्सा नजर आया। अब कैसे नजर आया उसकी बात करते हैं कि मुंबई के भिंडी बाजार, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन बताने के लिए जरूरी है कि आपको कभी एग्जाम्पल देना पड़ जाए तो किस तरीके से आप बताओगे कि मुंबई के भिंडी बाजार और नागपाड़ा इलाके में सड़क पर मैक्रों की तस्वीरें। कौन है मैक्रों? फ्रांस के राष्ट्रपति। मैंगो की बात नहीं कर रहा हूं, मैक्रों की बात कर रहा हूं। मैक्रों की तस्वीरें चिपका दी जिन्हें वाहनों के पहिए द्वारा रौंदा दी गया। यह भी एक विरोध का तरीका था। तो उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। आप टेलीग्राम में कर सकते हैं, और दिए गए नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक या अन्य वीडियो मिल जाएंगे आपको। आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। लगातार इस तरीके के वीडियो आपको समय समय पर हम प्रोवाइड कराते रहेंगे, और जो भी हो आप हमारे नंबर पर इससे संबंधित डायरेक्टली मैसेज करके रिवर्ट कर सकते हैं कि हमें और कैसे इंप्रूवमेंट करना है, या आपके लिए हम और किस प्रकार से मददगार हो सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।